तो मौका मिले तो आइए। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। 2003 में एक फिल्म आई थी, वो फिल्म भी मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है, मुन्ना भाई एमबीबीएस। राजकुमार हिरानी की ये फिल्म थी, उन्होंने इसकी डायरेक्शन की थी और इस फिल्म ने संजय दत्त का एक पूरा जो एक इमेज है संजय दत्त की, वो बदल कर रख दी थी। अपने ज़माने की ये सुपरहिट फिल्म आज भी जब किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आती है तो बस देखने का मन करता है। इस फिल्म का हर कैरेक्टर, हर किरदार अपने आप में एक तरह से अमर हो गया था, जिससे हम शोले की बात करते हैं। इसी फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक किरदार था जिसका नाम था फिल्म में करण। अगर आपको याद होगा, जब संजय दत्त किसी तरह से तिकड़मबाजी करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और वहाँ बोमन ईरानी से उनकी मुलाकात होती है, वो उस कॉलेज के प्रिंसिपल, और उन्हें परेशान करने के लिए ही गए थे। तब मुन्ना भाई अपनी अदाओं से, अपनी हरकतों से, जादू की छप्पी से लोगों का दिल जीतते जाते हैं। और इसी दौरान फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और एक किरदार, एक कैरेक्टर सामने आता है जिसका फिल्म में नाम था करण। वो हॉस्पिटल का सीन याद कीजिए। एक नौजवान लड़का बेड पर बैठा हुआ है, उसकी माँ रो रही है। संजय दत्त आता है, पता चलता है उस लड़के ने जान देने की कोशिश की थी। क्यों? क्योंकि वो इश्क में नाकाम हो गया था। तो इश्क के चक्कर में एक लड़की की वजह से वो अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था और संजय दत्त का वहां डायलॉग था, उसे समझाते हैं कि तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बाद इसका क्या होगा। और फिर किसी तरह से उसका ब्रेन वॉश करते हैं, उसे ढर्रे पर लाते हैं। करण नाम का ये किरदार निभाया था इस फिल्म में विशाल ठक्कर ने। विशाल ठक्कर, जिनको इससे पहले भी उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, कई एड में काम किया, टीवी सीरियल में काम किया, जिनमें एक मशहूर है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो लेकिन इस फिल्म ने विशाल ठक्कर को एक पहचान दी थी। 2003 में आई ये फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस। 2015 से ये विशाल ठक्कर यानी करण गायब है। 10 साल हो गए, आज तक विशाल ठक्कर का पता नहीं चला। उसके माँ बाप आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उनका बेटा शायद लौट आए। एक किसी ज्योतिषी को भी दिखाया उन्होंने यही बताया कि तुम्हारा बेटा जिंदा है। लेकिन जिंदा है तो 10 साल तक अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं लौटा? माँ बाप की खबर क्यों नहीं ली? इधर माँ बाप की आज भी दरवाजे पर निगाहें हैं कि कब दस्तक हो और उनका बेटा उनके सामने हो। लेकिन अभी तक विशाल ठक्कर का कोई सुराग नहीं मिला। वो कहाँ गायब हो गया? उसके सामने एक पूरा फिल्मी करियर पड़ा हुआ था। मुन्ना भाई के बाद बहुत सारे उसको ऑफर रोल भी मिल रहे थे, लेकिन फिर वो अचानक न सिर्फ पर्दे से बल्कि अपने तमाम जानने वालों से दूर कहीं गुम हो गया। जमीन खा गई, आसमान निकल गया, आज भी पता नहीं। 10 साल के बाद भी विशाल ठक्कर की गुमशुदगी की केस सिर्फ एक केस है। मुंबई पुलिस के तमाम ज़हीन दिमाग अफसरों ने भी इस केस पर काम किया। एक कांस्टेबल हैं जिन्होंने 800 से ज़्यादा गुमशुदा लोगों को तलाश किया था, उनकी पहचान है ये मुंबई की, वो भी इस केस पर लगे। लेकिन कोई भी, ये तमाम लोग मिलकर भी विशाल ठक्कर को ढूंढ नहीं पाए। उसी विशाल ठक्कर की ये कहानी। बात 31 दिसंबर 2015 की है। साल का आखिरी दिन। मुंबई जैसा शहर, हर कोई नए साल का जश्न मनाने के लिए पार्टी करता है, इधर उधर जाता है। 31 दिसंबर की शाम विशाल ठक्कर ने भी अपनी माँ और बाप से कहा कि माता पिता से कि आज लास्ट डे, चलते हैं हम लोग मूवी देखने के लिए। उस वक्त एक फिल्म आई हुई थी स्टार वॉर। पर विशाल की मम्मी ने कहा कि हम लोग थके हुए हैं, एक काम करो तुम अपने दोस्तों के साथ देखो। विशाल राजी हो जाता है, माँ से पैसे लेता है, घर से निकल पड़ता है। जाने के बाद देर रात हो गई, विशाल घर नहीं लौटा। फिर देर रात माँ के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ और सुबह आऊंगा। माँ बेफिक्र हो जाती है और सो जाती है। अब सुबह हो गई, लेकिन विशाल नहीं घर लौटा। माँ ने फोन किया, विशाल का मोबाइल बंद। अब माँ परेशान, एक एक कर तमाम दोस्तों से पूछताछ करती हैं। जब पूछताछ करती हैं तब ये पता चला कि वो अपने दोस्तों के साथ उस रात वही हॉलीवुड की फिल्म स्टार वॉर्स देखने गया था और उसने बाद में फेसबुक पर उस फिल्म को लेकर एक पोस्ट भी डाला था। लेकिन उसके बाद से वो गायब। दोस्तों ने कहा कि वो तो निकल गया,
कहाँ गया नहीं मालूम। अगले 3-4 दिनों तक माँ और पिता दोनों मिलकर विशाल को इधर उधर ढूंढते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, उन्हें लगता है न्यूयॉर्क पे कहीं इधर उधर न चला गया। 5 दिन बीत जाता है। अब 6 जनवरी 2016 की तारीख आ गई। हर तरफ से हार कर माँ बाप ने अब तय किया कि वो पुलिस में कंप्लेंट लिखाएंगे और मुलुंड पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और माँ बाप अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस मामला दर्ज करती है और इसके बाद पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। अब जब पुलिस तफ्तीश शुरू करती है और विशाल के मोबाइल को खंगालती है तो फिर ये पता चलता है कि उस रात विशाल अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गया और उन दोस्तों में उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी और गर्लफ्रेंड भी साथ थी, आखिरी वक्त में भी साथ थी। पुलिस को यह भी पता चला कि रात को ये लोग फिर पिक्चर देखने के बाद घोड़बंदर में गए थे और वहां एक रिजॉर्ट में रुके थे और तब विशाल की गर्लफ्रेंड रजनी राठौड़ साथ थी और बाद में कुछ और दोस्त थे। अब पुलिस ने रजनी को पूछताछ के लिए बुलाया, रजनी से पूछताछ की। रजनी ने कहानी सुनाई। उसने कहा 31 दिसंबर को विशाल आया तो था, सबने साथ मिलकर और भी दोस्त थे, फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद हमने न्यू ईयर की पार्टी की। पार्टी करने के लिए सभी दोस्त मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर लॉन्ग ड्राइव पर गए। फिर वहीं उसी हाईवे पर उन्होंने एक रिजॉर्ट लिया, उस रिजॉर्ट में रुके और फिर देर रात तक, बल्कि अर्ली मॉर्निंग तक सबने पार्टी की और फिर अगली सुबह सभी मुंबई के लिए रवाना हो गए। रजनी का कहना था कि विशाल ने कहा था कि उसे अंधेरी कहीं जाना है, फिर उसने उसे ऑटो में बिठा दिया और रजनी वहां से निकल गई और विशाल चला गया। इसके बाद विशाल कहाँ गया पता नहीं, लेकिन जब मैं पहुंची, उसके पहुंचने के बाद मैंने विशाल को कॉल किया, विशाल का मोबाइल बंद था। वो आखिरी बातचीत थी, वो रात आखिरी थी उन लोगों के साथ में। इसके बाद से कुछ पता नहीं। बाकी भी जितने दोस्त थे पार्टी में, उन सभी लोगों से भी बातचीत की गई और सभी का स्टेटमेंट यही था जो रजनी ने दिया था विशाल की गर्लफ्रेंड ने, कि इन सभी ने मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर पार्टी की थी, वहीं रिजॉर्ट में रुक गए थे, सुबह सुबह अपने अपने घर को निकल गए। विशाल और रजनी भी निकले, रजनी ऑटो से निकली, विशाल अलग गया और फिर विशाल गायब हो गया। अब ये जब सारी कहानी हो गई, कॉल लोकेशन डिटेल सब खंगाला, तो हर एक दोस्त का और गर्लफ्रेंड रजनी के स्टेटमेंट सब मैच कर रहे थे जो टेक्निकल एविडेंस थे उसके साथ। उस रिजॉर्ट में भी जाकर पूछताछ की गई, वहां भी सीसीटीवी कैमरा देखा गया, बिल्कुल वो सब वहीं थे, सही थे, सब मस्ती के मूड में थे, तो कहीं से भी कोई शक की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। अब जब कोई सुराग नहीं मिला तब फिर मुलुंड पुलिस स्टेशन ने मुंबई के एक मशहूर कांस्टेबल हैं, सिपाही राकेश पांडे, उनको अप्रोच किया। राकेश पांडे की खासियत यह है कि ये मिसिंग पर्सन को ढूंढने में माहिर है। इन्होंने 800 से ज्यादा ऐसे केसेस को सुलझाया। वो इंसानी नफ्स कैसे गायब होता है, क्या कुछ छुपाता है, मतलब एक्सपर्ट है ये इसके। तो अब राकेश पांडे को भी इस केस में लगाया गया, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता, राकेश पांडे भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। बाकी सीनियर अफसर भी लगे, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। यहाँ तक कि विशाल के सारे मोबाइल, बाकी डिटेल सब कुछ खंगाला गया, कोई जानकारी नहीं मिली, ना कोई ऐसा नोट मिला। माँ बाप से पूछताछ हुई तो पता चला कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके कपड़े सब कुछ घर पे थे। अगर उसे कहीं जाना होता तो वो अपना बैग पैक करता, डॉक्यूमेंट्स रखता, लेकिन सब कुछ घर पर था। वो खाली हाथ गया था पार्टी करने, पिक्चर देखने और लौट आया। अब जब हर तरफ से पुलिस नाकाम रही तो फिर पुलिस ने रिश्तों को खंगालना शुरू किया, और जब रिश्तों को खंगालना शुरू किया तो पुलिस को एक अजीब सी जानकारी मिली। पता चला कि विशाल ठक्कर की जो गर्लफ्रेंड है रजनी राठौर, इनके बीच अच्छी दोस्ती, रिश्ते सब कुछ रहे, लेकिन फिर एक बार रजनी ने विशाल के खिलाफ एक पुलिस स्टेशन में, इसी मुलुंड पुलिस स्टेशन में रेप की रिपोर्ट लिखा दी थी और कहा था कि उसने घर बुलाया और घर पर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मुझे मारा पीटा, और उससे जाकर रेप की कंप्लेंट लिखा दी। इस कंप्लेंट के बाद पुलिस अब विशाल को ढूंढ रही है, वो कहीं शूट पे था, अखबार में खबर छप गई। इसलिए भी खबर छपी क्योंकि विशाल ठक्कर अब एक नामचीन इंसान था। मुन्ना भाई MBBS ने उसे मशहूरियत, मकबूलियत बख्शी थी,
तो अब एक मुन्ना भाई MBBS का एक कैरेक्टर, उसके ऊपर रेप का इल्जाम, खबर तो अपने आप बन गई। तो जब अखबार में पढ़ा तो खुद फिर विशाल पुलिस स्टेशन पहुंचता और अपने हवाले कर देता है। पुलिस अब उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ होती है, 3 दिन तक वो पुलिस हिरासत में रहता है। पुलिस उसको कोर्ट में पेश करती है, जहां से पुलिस कस्टडी मिली थी। लेकिन ठीक तीसरे दिन उसी की गर्लफ्रेंड रजनी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपना केस वापस ले लेती है। वो कहती है अब हम फिर से नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, जो भी मैंने इल्जाम लगाया वो गलत था, मैं केस वापस ले लूँ। तो रजनी ने केस वापस ले लिया, विशाल बरी हो गया। विशाल की माँ से भी इस बारे में पूछताछ हुई। उन्होंने कहा कि हाँ दोनों साथ थे, पर विशाल की माँ ने यह भी कहानी सुनाई कि एक वक्त ऐसा आया था जब रजनी के किसी और लड़के के साथ देखा गया, विशाल को शक हुआ, विशाल ने उससे झगड़ा किया। पलटकर रजनी ने उनके बेटे के खिलाफ झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर ये इल्जाम वापस ले लिया गया। अब पुलिस ने उस पहलू से भी बात की, रजनी से फिर से बातचीत की कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रजनी ने फिर से कोई बदला लिया। रेप के चार्ज लगाए। रेप के चार्ज लगने की वजह से फिर ये भी हुआ कि विशाल को बहुत सारी फिल्मों के जो ऑफर थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर पीछे हटने लगे कि एक दागी कैरेक्टर को हम अपने फिल्म में क्यों काम दें। तो उससे उस वक्त उसको असर पड़ा और थोड़ा सा वो डिप्रेशन में भी चला गया था। लेकिन फिर रजनी ने माफी मांगी, केस वापस लिया और दोनों के रिश्ते फिर से एक तरह से ठीक हो गए थे और अब दोनों साथ थे। तो गर्लफ्रेंड को भी हर तरह से पुलिस ने खंगाला कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों के बीच में कुछ हुआ और नए साल के जश्न के दौरान कहीं रजनी ने कोई साजिश रची हो। रजनी के सारे मोबाइल, उसके दोस्तों के सारी जितनी भी चीजें थी, हर एक को पुलिस ने खंगाला टटोला, पर कहीं से भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे लगे कि रजनी गुनहगार है। विशाल के कुछ और दोस्त, उनको भी पुलिस ने खंगाला, कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली। 2015 31 दिसंबर की रात जब वो पार्टी करने गया और फिर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर गया, उस पूरे रूट को पुलिस ने खंगाला कि वहां पर कोई ऐसा हॉस्पिटल, कोई ऐसी जगह जहां कोई एक्सीडेंट हुआ। न्यू ईयर का टाइम था, ड्रंक एंड ड्राइविंग का कोई केस हुआ, लेकिन किसी हॉस्पिटल से ऐसे किसी इस उम्र के लड़के की रोड एक्सीडेंट में घायल होने या मरने की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। आसपास के जितने थाने थे वहां पुलिस ने खंगाला, वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिली। मतलब जितने सुराग और सबूत पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही थी, वो सारे धीरे धीरे नाकाम साबित हो रहे थे। केस चल रहा था, विशाल गायब था, वक्त बीतता जा रहा है, पर विशाल का सुराग नहीं मिल रहा। फिर विशाल की गुमशुदगी के कुछ साल के बाद, अब कई साल हो गए लेकिन वो मिला नहीं, अचानक एक रोज खबर आती है कि विशाल की गर्लफ्रेंड रजनी राठौर की मौत हो गई। अब जैसे ही रजनी की मौत की खबर मिली, पुलिस को लगा कि कहीं इसकी विशाल की गुमशुदगी से तो इस मौत का कोई लेना देना नहीं। पुलिस वापस पहुंचती है, रजनी की मौत की तफ्तीश करती है, तो पता चला कि नहीं, रजनी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। यंग एज में रजनी को हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। रजनी की मौत के बाद रजनी के माँ बाप ने बाकायदा विशाल के घर जाकर विशाल के माँ बाप से माफी मांगी उस एक्ट के लिए जब रजनी ने उसके खिलाफ FIR लिखाई थी रेप के मामले में। तो अब रजनी की भी मौत हो गई, लेकिन विशाल का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, कई बार ऐसी कई डेड बॉडी मिली लावारिस। उम्र हुलिया भी वैसे ही, हर बार पुलिस पहुंचती। कई बार तो पुलिस ने विशाल के माँ बाप को भी बुलाया। आप सोचिए उस माँ बाप पे क्या गुजरी होगी जिनका बेटा गायब है, और जिंदा बेटा तो लौटा नहीं, लेकिन लावारिस लाश की सूरत में कि क्या पता विशाल ठक्कर की लाश ना हो, उन्हें जाकर शिनाख्त करनी पड़ रही। लेकिन हर बार ऊपर वाले ने करम किया, वो लाश विशाल की नहीं थी। वक्त बीतता रहा, विशाल का कोई सुराग नहीं मिला। आसपास जितने भी इलाके थे उन सबको ढूंढ निकाला, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। विशाल बहुत रईस परिवार से नहीं था, एक मिडिल क्लास फैमिली। पिता जो है बिजनेस करते थे, एक बार बिजनेस डूब गया, उनके हालात भी खराब हुए। माँ घर में हाउस वाइफ। बचपन से विशाल को एक्टिंग का शौक था,
और एक रोज गरबा करते हुए उसके एक पड़ोसी ने देख लिया था, और गरबा करते वक्त जो उसके मूवमेंट थे गरबा के और चेहरे का एक्सप्रेशन था, उन्हें देखकर लगा कि ये लड़का पर्दे पर या टीवी पर अच्छी एक्टिंग कर सकता है। तब उन्होंने विशाल को एक टीवी ऐड के लिए अप्रोच किया और एक ऐड कंपनी के पास ले गए। वहाँ ऑडिशन चल रहा था। उस ऑडिशन के बाद विशाल ठक्कर को सिलेक्ट किया गया। एक अपने एक्स कैप्टन सौरभ गांगुली का ऐड कर रहे थे, तो उसमें ये एक रोल था छोटा सा कि सौरभ गांगुली के पीछे जाकर विशाल को बस खड़ा रहना और सौरभ गांगुली जो भी बोले तो विशाल को अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन देना है। तो जब ऐड शूट शुरू हुआ तो सिर्फ इतना रोल था, पीछे खड़े होने का और चेहरे पे एक्सप्रेशन देने का। तो जैसे ही गांगुली बोले, सौरभ गांगुली, और विशाल को अपना एक्सप्रेशन देना है, तो डायरेक्टर की नजर पड़ी सौरभ गांगुली के डायलॉग के बीच में कि लड़का बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दे रहा है चेहरे पर। तो इसी के बाद उन्होंने फिर शूट कट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, सौरभ गांगुली के साथ एक और लीड रोल था, तो उन्होंने कहा कि ये लीड रोल करेगा, पीछे नहीं खड़ा होगा। तो सिर्फ उसकी काबिलियत को देखकर उस टीवी ऐड में क्रिकेटर सौरभ गांगुली के साथ अब पीछे खड़े होने के बजाय लीड रोल मिल गया विशाल ठक्कर को। और इसके बाद फिर जब ये ऐड आया तो विशाल ठक्कर की फिर डिमांड बढ़ने लगी। फिर बहुत सारे ऐसे ऐड थे, रसना, बर्जर पेंट, हाजमोला, हिमालय जैसे इन ब्रांड में भी विशाल की एंट्री हुई और वो इनके लिए ऐड करने लगा। पहली बार 2001 में विशाल को एक फिल्म मिली, अब बड़ी फिल्म थी, चांदनी बार। बहुत ही अच्छी फिल्म थी तब्बू, जिसमें लीड एक्ट्रेस थी, मुंबई के एक बार की कहानी थी और ये मुंबई का एक रियल बार जिसका नाम चांदनी है। तो चांदनी बार में तब्बू के जो बेटे अभय सावंत का किरदार था वो विशाल ठक्कर ने किया था। तो चांदनी बार से फिल्मों में एंट्री हुई और चांदनी बार में विशाल ठक्कर की इस अदाकारी को लोगों ने सराहा भी। फिर इसके बाद 2003 में अचानक चांदनी बार में ही विशाल के जब काम को देखा, तो विशाल के काम को देखने के बाद राजकुमार हिरानी की नजर पड़ी और तब वो मुन्ना भाई MBBS बना रहे थे। अलग अलग कहानी थे, उसमें एक कहानी ये था कि हॉस्पिटल का एक सीन है जिसमें एक नौजवान लड़का, आजकल के उस माहौल के हिसाब से उन्होंने दिखाया कि एक लड़की को प्यार करता है, लड़की ने धोखा दे दिया और वो अपनी जान देने जा रहा है। उधर बूढ़ी माँ है, इकलौता सहारा बेटा है। तो ये पूरी एक कहानी उसमें डाली गई और इस रोल के लिए विशाल ठक्कर को चुना गया। फिल्म में कैरेक्टर का नाम था करण, तो करण का रोल प्ले किया विशाल ने। अब चूंकि मुन्ना भाई MBBS मतलब एक सुपर डुपर बम्पर हिट थी, बॉक्स ऑफिस पर इसने तहलका मचा दिया था, तो इसके हर कैरेक्टर को लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया था और ये वजह कि करण को भी लोग पहचानते थे। तो इस फिल्म ने, इस एक फिल्म ने करण को बहुत सारी शोहरत बख्श दी। इसके बाद करण को बहुत सारे ऐसे फिल्मों में ऑफर मिलने लगे। फिर उसने तारक मेहता जो उल्टा चश्मा है उसमें भी अभिनय किया, कई और फिल्मों में भी उसने बहुत सारे रोल किए। अब ये था कि एक प्रतिभाशाली, एक टैलेंटेड लड़का फिल्मों में आगे अच्छा काम कर सकता है। लेकिन इन्हीं सबके बीच 2015 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2016 के दरमियान विशाल ठक्कर का, सोचिए 10 साल बीत गए, आज भी मां को इंतजार है कि उनका बेटा लौटेगा। जितने लोग विशाल और उसके परिवार को जानते हैं, इनमें फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग, उन्होंने भी अपनी तरफ से पुलिस को अप्रोच किया, लेकिन आज तक ना उसका एक कॉल आया, ना मैसेज आया, ना कभी कहीं ऐसा कोई विटनेस मिला जिसने विशाल को किसी और शहर में, किसी और देश में देखा। मतलब उस रात जो गायब हुआ या उस सुबह जो गायब हुआ, उसके बाद ऐसा गायब हुआ कि उसकी एक छोटी सी भी खबर इन 10 सालों में नहीं आई। लेकिन मामा है, आज भी इंतजार कर रही है। मेरी यही दुआ है कि विशाल जहां हो अच्छा हो और जरूर एक बार लौट कर आए। तो इन्हीं दुआओं के साथ फिलहाल आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आदिया, हैप्पी बर्थडे आदिया। आदिया की मौसी मतलब मनीषा झा हमारी टीम की, तो ये पूरी तैयारी में लगी हुई हैं और आदिया एकदम एक्साइटेड है अपने बर्थडे को लेकर। तो पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से हैप्पी बर्थडे आदिया, हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो, इसी तरह
अपने सभी मौसी, मम्मी, पापा, नानी, नाना सभी को खूब तंग भी करती रहो, उन्हें प्यार भी करते रहो, और सुना कि तुम्हारे आने से घर में रौनक रहती है, तो बस ये रौनक बिखेरती रहो। हैप्पी बर्थडे, तुम्हारा गिफ्ट ड्यू है। खूब नाम कमाओ, खूब पढ़ो लिखो। साथ ही आज रचित दुआ, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रचित। और ये भेजा है भरत भंडारी जी ने। इसके अलावा वेदांशी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे वेदांशी। और ये भेजा है धवल हड़ियाल ने। धवल हड़ियाल जी ने एक और भेजा था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू केविन, भूल गया होगा बीच में। तो केविन, आपको भी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, एंड वेदांशी आपको भी। साथ ही सुखदेव जानी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुखदेव साहब। इसके अलावा जया सिंह एंड कौशल किशोर, इन दोनों की एनिवर्सरी है, तो जया जी एंड कौशल जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, मुबारक आपकी शादी की सालगिरह की, हैप्पी एनिवर्सरी। सोनिया वर्मा एंड विकास वर्मा, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है, तो सोनिया जी एंड विकास जी, शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी एनिवर्सरी। दोनों आप हमेशा यूं ही रहें, साथ रहें, खुश रहें, यही दुआ है। इसी के साथ कहानी में इतना ही, लेकिन चलते चलते फिर आपको कहूंगा कि कल लास्ट डे है साहित्य आज तक का, कल 12 से 1 उसी नेशनल स्टेडियम मेजर ध्यानचंद में मैं मिलूंगा, फैमिली मेंबर के साथ गप्पे